27 दिसंबर 2007 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो लियाकत नेशनल बाग रावलपिंडी का रुख करती हैं अपनी इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में। वहां पर जाकर वो जलसे से खिताब करती हैं और उनकी स्पीच के एंड पे वो अपनी गाड़ी की तरफ चली जाती हैं। उनके सपोर्टर्स की कसीर तादाद उस टाइम उस जलसे में मौजूद होती है उनको सपोर्ट करने के लिए। तो उनसे ही इंटरेक्ट करने के लिए वो गाड़ी के सनरूफ से बाहर आती हैं। लेकिन तभी वहां पे कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है। पहले तो 3 गोलियां चलने की आवाज आती है, तो उसके फौरन बाद एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके के बाद वहां पे अफरा तफरी फैल जाती है और उसके थोड़ी देर बाद ही टीवी पे न्यूज आती है कि बेनज़ीर भुट्टो को असैसिनेट कर दिया गया है। तो आखिर इस असैसिनेशन का मास्टरमाइंड कौन था? क्या ये ओपोजिशन की चाल थी, या फिर कोई अंदरूनी साजिश थी टू गेन पावर, या फिर जो लोग पाकिस्तान को कंट्रोल करते हैं वो नहीं चाहते थे कि बेनज़ीर पीएम बने? इन सब चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या ये केस सॉल्व हो पाया या आज भी 2025 के अंदर भी एक मिस्ट्री है। बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान की पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर थी जिनको इलेक्शन के थ्रू सेलेक्ट किया गया था। उनके वालिद का नाम जुल्फ़िकार भुट्टो था, उनकी वालिदा का नाम नुसरत भुट्टो था। इसके अलावा उनके 3 बहन भाई और थे। उनकी बहन का नाम सनम भुट्टो था। उनके एक भाई शाहनवाज भुट्टो को फ्रांस में असैसिनेट किया गया, दूसरे भाई मुर्तज़ा भुट्टो को कराची में असैसिनेट किया गया। जुल्फ़िकार भुट्टो का सियासी सफर भी बहुत जल्दी खत्म हुआ जब जनरल ज़िया-उल हक के दौर में उन्हें फांसी दी गई, जिसके बाद बेनज़ीर ने अपने फादर के मिशन को आगे बढ़ाया और 1990 की दहाई में वो पाकिस्तान के 2 बार प्राइम मिनिस्टर बनी। पहली बार 1988 से 1990 तक और दूसरी बार 1993 से 1996 तक। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट ने कभी उन पर भरोसा नहीं किया और दोनों दफ़ा उनकी हुकूमत को करप्शन के इल्ज़ाम लगाकर गिरा दिया गया। बेनज़ीर ने अपनी शक्ल ऐसे बनाई कि वो मर्दों से भरी हुई सियासी दुनिया में ताज़ा हवा का झोंका लगती थी। उनकी शख्सियत और अंदाज ने लोगों को उम्मीद दी कि पाकिस्तान में सियासत का नया दौर शुरू होने वाला है। लेकिन जब दूसरी बार वो हुकूमत से गिरी तो कुछ लोगों की नज़र में उनकी हुकूमत करप्शन और बैड गवर्नेंस की निशानी बन चुकी थी। जहां पर एक टाइम पर उनकी तस्वीर को तब्दीली का निशान समझा जा रहा था, दूसरी बार हुकूमत से गिरने के बाद वही तस्वीर लोगों की नज़र में तनकीद और इल्ज़ामात का निशाना बनी। 1999 में बेनज़ीर पर करप्शन के इल्ज़ामात लगे, जिसके बाद उन्होंने पाकिस्तान छोड़ा। अपने सेल्फ एग्जाइल के दौरान जो उन्होंने दुबई और लंदन में गुजारा वो करप्शन चार्जेस और सियासी दबाव की वजह से पाकिस्तान से दूर रहीं। 2007 के दौरान जनरल परवेज़ मुशर्रफ से हुए एनआरओ की वजह से उन पर लगे कई केसेस खटे, जिसके बाद वो वापस पाकिस्तान आने का फैसला करती हैं। उनकी कैंपेन का फोकस था डेमोक्रेसी को बहाल करना, एक्सट्रीमिज्म का मुकाबला करना और इसके साथ साथ मुल्क के इदारों और इकॉनमी को मजबूत बनाना। 18 अक्टूबर 2007 को जब बेनज़ीर वापस पाकिस्तान आती हैं तो एयरपोर्ट पर उनका बहुत शानदार इस्तकबाल किया जाता है। उनके सपोर्टर्स की एक कसीर तादाद उस वक्त एयरपोर्ट में मौजूद थी जो उनके हक में नारे लगा रही थी और साथ ही साथ वो बहुत ज़्यादा खुश थे अपनी लीडर की वापसी पर। बेनज़ीर भुट्टो जनवरी 2008 के इलेक्शंस में हिस्सा लेने वाली थी, लेकिन जिस दिन वो पाकिस्तान वापस आती हैं उसी दिन उनकी वेलकम करने वाली रैली पर एक ज़बरदस्त किस्म का धमाका होता है। शुबा ये था ये धमाका मिलिटेंट्स ने किया था। बेनज़ीर तो इस हमले से बच जाती हैं, लेकिन 150 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। बेनज़ीर को इस तरह के डेथ थ्रेट्स अपने सेल्फ एग्जाइल में मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और वो इन थ्रेट्स के बावजूद पाकिस्तान वापस आ गए। पाकिस्तान वापसी पर उन्होंने 8 हफ्तों के दौरान पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों में 30 से ज़्यादा इलेक्शन कैंपेन्स की और इसी तरह के एक इलेक्शन कैंपेन के लिए वो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी का रुख करती हैं। 27 दिसंबर 2007 रावलपिंडी की शाम थी। बेनज़ीर ने अभी अभी पीपल्स पार्टी के सपोर्टर से एक जोशीला खिताब किया था। जलसा ख़त्म हुआ और वो अपनी गाड़ी की तरफ चली गई, लेकिन तभी वहां पर एक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनाई देती है जो सब कुछ हिला कर रख देता है। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक एक या ज़ायद कातिल ने पहले तो बेनज़ीर की बुलेट प्रूफ सफ़ेद लैंड क्रूज़र पर गोलियां चलाई, जिसके बाद एक सुसाइड बॉम्बर ने गाड़ी के बिल्कुल पास आकर खुद को उड़ा लिया। गेटी इमेज के फोटोग्राफर जॉन के मुताबिक बेनज़ीर अपनी गाड़ी के सनरूफ से बाहर आकर सपोर्टर्स को हाथ हिला रही थी जब 3 गोलियों की आवाज़ गूंजी और बेनज़ीर अपनी गाड़ी के अंदर गिर गई। एक वीडियो में मंजर आम पर आई जिसके मुताबिक पहले 3 गोलियां चलाई गईं, जिसके बाद एक धमाका हुआ। The last bang is that of the suicide bomber. इस हादसे के बाद बेहोश बेनज़ीर भुट्टो को शाम 5:35 पर रावलपिंडी जनरल हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। वहां पर रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मुसद्दिक खान की क़यादत में डॉक्टर्स उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि बेनज़ीर को बचाने के लिए एंथ्रोलेटरल थैरोकोटॉमी तक परफॉर्म किया जाता है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्पोक्समैन फरहतुल्लाह बाबर पहले तो कहते हैं कि बेनज़ीर बिल्कुल महफूज हैं, लेकिन कुछ ही लम्हों बाद शाम 6:16 पर उनकी शहादत का ऐलान कर दिया जाता है। इस असैसिनेशन के बाद सबसे बड़ी मिस्ट्री बनी कॉज ऑफ डेथ। स्पेसिफिक कॉज ऑफ डेथ नहीं बताया जा रहा था और इस चीज़ को लेकर काफ़ी बहस चल रही थी। दो तरह की चीज़ें सामने आ रही थी। पहली ये कि उनकी शहादत गोली लगने की वजह से हुई थी और दूसरी ये कि सनरूफ के साथ टकराने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। और कुछ लोग ये तक कह रहे थे कि गोली वाले पहलू को इसलिए छुपाया जा रहा है हुकूमत पर सिक्योरिटी की नाकामी का इल्ज़ाम कम हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिक्योरिटी एडवाइज़र रहमान मलिक ने कहा कि पहले बेनज़ीर पर गोलियां चलाई गई और उसके बाद उस हमलावर ने खुद को उड़ा दिया। इसे कुछ दिनों बाद इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि बेनज़ीर की शहादत गोली लगने की वजह से नहीं हुई, बल्कि उनका सर सनरूफ से टकराया जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। उन्होंने ये तक कहा कि किसी किस्म की शार्पनर या गोली का कोई सबूत नहीं मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो को 2 गोलियां लगी थी, एक सर पर और एक पेट में। टोयोटा के एक एनोनिमस ऑफिशियल ने कहा कि गाड़ी का लीवर ऐसी पोजीशन में नहीं था जहां बेनज़ीर का सर लगता। रावलपिंडी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि उन्हें सिर्फ सर पर एक गहरी चोट लगी थी जो स्कल फ्रैक्चर का सबब बनी। कोई फॉर्मल ऑटोप्सी नहीं हुई क्योंकि आसिफ जरदारी को पाकिस्तानी प्रोसीजर्स पर ट्रस्ट नहीं था। क्राइम सीन को फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन से पहले ही साफ कर दिया गया, जिसकी वजह से काफ़ी हद तक एविडेंस खत्म हो गए थे। 1 जनवरी को इंटीरियर मिनिस्ट्री ने अपने पहले वाला बयान वापस ले लिया और ये कहा कि फोरेंसिक रिजल्ट के आने का वेट किया जाएगा। 8 जनवरी 2008 को स्कॉटलैंड यार्ड ने कहा कि बेनज़ीर की मौत की वजह सनरूफ से टकराना था, ना कि गोली लगना। उन्होंने गोली लगने वाले पहलू को मौत का सबब मानने से इनकार कर दिया। अब ये बात यहाँ पर इनक्लियर है कि वो इतने कंक्लूसिव डिसीजन पर कैसे पहुंचे, वो भी ऑटोप्सी रिपोर्ट और बहुत से एविडेंस की गैर मौजूदगी में। उनकी ये बातें हुकूमती स्टांस से मिलती थी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। 28 दिसंबर 2007 की दोपहर को बेनज़ीर भुट्टो का जनाजा अदा कर दिया गया। उनकी बॉडी को रावलपिंडी के चकलाला एयरबेस से रात 1:20 पर सक्खर एयरपोर्ट ले जाया गया। पूरे पाकिस्तान से लोग लड़काना का रुख कर रहे थे ताकि अपने साबिक वजीर आजम को आखिरी अलविदा कह सके। हेलीकॉप्टर के जरिए उनकी बॉडी को उनकी आखिरी आरामगाह तक पहुंचाया गया और उन्हें उनके फादर जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कब्र के पास उनके खानदानी मकबरे में दफन कर दिया गया। इटालियन न्यूज़ एजेंसी एडन क्रोनस ने दावा किया कि अक्टूबर 2007 के अंदर अलकायदा के दूसरे नंबर के लीडर एमन अल जवाहिरी ने बेनज़ीर के कत्ल का प्लान बनाया। यूएस इंटेलिजेंस इस बात की तस्दीक नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने भी इस असैसिनेशन का जिम्मेदार अलकायदा को ही ठहराया। पाकिस्तान इंटीरियर मिनिस्ट्री, जो कि उस वक्त मुशर्रफ की हुकूमत के नीचे थी, उन्होंने भी कहा कि उनके पास सबूत है कि ये असैसिनेशन अलकायदा ने ही करवाई है। सुसाइड बॉम्बर लश्कर जंगवी का था। लश्कर जंगवी एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है जो कि अलकायदा से जुड़ा हुआ है और उन पर कई कत्लों के इल्ज़ामात हैं। मिनिस्ट्री ने यह तक कहा कि उन्होंने एक मिलिटेंट लीडर बैतुल्ला महसूद का पैगाम इंटरसेप्ट किया है, जिसके अंदर वो अपने सपोर्टर्स को बेनज़ीर का कत्ल करने पर मुबारकबाद पेश कर रहा था। 29 दिसंबर को महसूद के स्पोक्समैन ने एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए कहा कि मैं इस बात से इनकार करता हूँ। हम कबायली लोगों के अपने रिवाज होते हैं, हम औरतों पर हमला नहीं करते। यह हुकूमत, फौज और एजेंसीज की साजिश है। पाकिस्तान पीपल पार्टी के लोगों ने भी यही कहा कि यह हुकूमत की अपनी चाल है ताकि लोगों की अटेंशन दूसरे डिवर्ट हो जाए। पार्टी स्पोक्समैन फरहतुल्लाह बाबर ने भी इन अलकायदा पर और महसूद पर इल्ज़ाम लगाना मन गढ़ंत कहानी कहा, लेकिन 18 जनवरी 2008 को CIA डायरेक्टर माइकल हेडर ने पब्लिकली तौर पर कहा कि महसूद और उसका नेटवर्क ही बेनज़ीर की असैसिनेशन का जिम्मेदार है। जैसा कि मैंने को पहले बताया था कि बेनज़ीर भुट्टो को उनकी सेल्फ एग्जाइल के दौरान भी बहुत ज़्यादा डेथ थ्रेट्स मिल रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने 16 अक्टूबर 2007 को जनरल मुशर्रफ को एक खत लिखा, जिसके अंदर उन्होंने 4 लोगों का नाम मेंशन किया जो कि उनके मुताबिक उनके कत्ल में शामिल हो सकते थे। पहला नाम उसके अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ इजाज शाह का था। दूसरा नाम उसके अंदर पंजाब के साबिक CM चौधरी परवेज इलाही का था। थर्ड नाम उसके अंदर सिंध के साबिक CM अरबाब गुलाम का था। एंड फोर्थ उसके अंदर ISI के साबिक चीफ हामिद गुल का नाम था। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द टाइम्स ने यह तक कहा कि पाकिस्तान ISI की कुछ अफराद जो कि इस्लामिस्ट से करीब हैं, वो भी इस कत्ल के अंदर शामिल हो सकते हैं। बेनज़ीर भुट्टो के अक्टूबर 2007 के कुछ ईमेल सामने आते हैं आफ्टर दैट, जिसके अंदर उन्होंने साफ तौर पर लिखा था कि अगर वो कत्ल होती हैं तो इसका जिम्मेदार मुशर्रफ होगा, क्योंकि मुशर्रफ की हुकूमत उन्हें एडिक्वेट सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर रही थी। बेनज़ीर के बहुत सपोर्टर्स के मुताबिक यही था कि उनकी असैसिनेशन के जिम्मेदार मुशर्रफ ही है। 30 दिसंबर को स्कॉटलैंड ऑन संडे ने MI5 सोर्सेज के हवाले से कहा कि ISI के कुछ अफराद भी बेनज़ीर कत्ल के जिम्मेदार हो सकते हैं। जिस सुसाइड बॉम्बर ने यह बॉम्ब ब्लास्ट कैरी आउट किया था उसका नाम बिलाल था और उसकी उम्र 15 साल थी। कत्ल के चंद हफ्तों बाद ही 5 लोगों ने इकरार किया कि उन्होंने बिलाल की मदद की इन असैसिनेटिंग बेनज़ीर भुट्टो। ये सब कुछ उन्होंने पाकिस्तान तालिबान और अलकायदा के कहने पर किया था उनके मुताबिक। पहला शख्स जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम एतजाज़ हुसैन था और उसने बताया कि पहले उसे सुसाइड बॉम्बर के तौर पर पाकिस्तान तालिबान ने सिलेक्ट किया था,
लेकिन बाद में उसे रिजर्व में रख दिया गया ताकि अगर पहला प्लान कामयाब ना हो तो उसे यूज़ कर लिया जाए। दो और अफराद रशीद अहमद और शेर जमान ने इकरार किया कि वो इस प्लान के मिडलमैन थे। रावलपिंडी के दो कजन्स हसनैन गुल और रफाकत हुसैन ने यह कहा कि उन्होंने बिलाल को कत्ल से एक दिन पहले अपने घर पर पनाह दी थी। इन पांचों लोगों ने पहले कन्फेस तो किया था कि उन्होंने बिलाल की मदद की थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपने इकरारात वापस ले लिए और उन्होंने मना कर दिया कि उन्होंने बिलाल की किसी किस्म की कोई मदद की है। लेकिन फोन रिकॉर्ड्स ने उनकी कन्फेशंस को और ज़्यादा मजबूत कर दिया, क्योंकि रिकॉर्ड्स में साफ चल रहा था कि वो हमले से पहले कहाँ पर थे और क्या कर रहे थे और किन से राब्ते में थे। हसनैन गुल ने अपने अपार्टमेंट में से फिजिकल एविडेंस भी पुलिस को दिखाया, जिसके अंदर बिलाल के शूज़, ट्रेनिंग कैप और एक शॉल मौजूद थी। बिलाल के जिस्म के हिस्सों से लिया गया डीएनए जो कि हमले के बाद इकट्ठा किया गया था, उसे अमेरिका की एक लैब में टेस्ट करवाया गया और वो इन्हीं चीज़ों से मैच हुआ जो कि बिलाल ने हसनैन के घर छोड़ दी थी जब उसने अपनी वेस्ट पहनी थी। 10 साल बाद एक इंटरव्यू के दौरान जनरल मुशर्रफ ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट बेनज़ीर के कत्ल में शामिल हो सकती है। जब पूछा गया कि क्या ये लोग तालिबान से राब्ते में थे तो उन्होंने कहा मुमकिन है, हो सकता है, क्योंकि सोसाइटी मजहबी लाइन्स पर डिवाइडेड है और ये एलिमेंट्स उनकी मौत में बहुत अहम रोल रख सकते हैं। ये एक हैरत अंगेज बात थी क्योंकि आमतौर पर फौजी लीडर्स ऐसे इल्ज़ाम रद्द कर देते हैं। जनरल मुशर्रफ पर खुद बेनज़ीर के कत्ल, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और फैसिनेशन के चार्जेस लगे। Pakistan's former military dictator Pervez Musharraf has been indicted for the murder of former Prime Minister Benazir Bhutto. प्रोसिक्यूटर्स के मुताबिक जनरल मुशर्रफ ने 25 सितंबर को बेनज़ीर को वाशिंगटन में फ़ोन किया जब वो 8 साल के एग्जाइल के बाद पाकिस्तान वापस आने की तैयारी कर रही थी। भुट्टो के एड मार्क सीगल और साथ ही एक जर्नलिस्ट रॉन ने बताया कि बेनज़ीर ने फ़ोन रखने के बाद कहा कि उसने मुझे धमकाया, कहा कि वापस मत आओ, अगर वापस आई तो जो तुम्हारे साथ होगा उसका जिम्मेदार मैं नहीं। बीबीसी से इंटरव्यू के दौरान जनरल मुशर्रफ ने बेनज़ीर को कॉल करने और उन्हें थ्रेटन करने की बात को डिनाई कर दिया और कहा कि मुझे हंसी आती है कि आखिर मैं क्यों बेनज़ीर को कत्ल करवाना चाहूँगा। According to Pakistan People's Party, Musharraf was the one responsible for the assassination of Benazir. बिलावल भुट्टो ने खुद एक इंटरव्यू में कहा कि इस पूरी सिचुएशन का फ़ायदा जनरल मुशर्रफ ने उठाया, जानबूझकर मेरी माँ की सिक्योरिटी को कमज़ोर किया ताकि उन्हें कत्ल कर सियासत से हटा दिया जाए। When you say the government, that was President Pervez Musharraf. Yes. You blame him for your mother's death? He murdered my mother. What, you go that far? I hold him responsible for the murder of my mother. 2013 के अंदर जनरल मुशर्रफ पर बेनज़ीर के कत्ल और कत्ल में मदद के इल्ज़ामात के लिए फॉर्मली चार्ज लगा, लेकिन 2017 के अंदर एंटी टेररिज्म कोड ने उन्हें एब्सकॉन्डर यानी फरार करार दे दिया क्योंकि वो मुल्क से बाहर गए थे और ट्रायल के लिए वापस नहीं आए थे। इसी कोड ने उन 5 तालिबान से लिंक मुलजिमान को भी सबूत की कमी होने की वजह से रिहा कर दिया। तो जनरल मुशर्रफ पर चार्ज तो लगे लेकिन वो कभी कन्विक्ट नहीं हुए बेनज़ीर के कत्ल में। बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। उनके सपोर्टर्स बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, उन्होंने हॉस्पिटल से शीशे तोड़ दिए, गाड़ियों पर पत्थर फेंके और यहाँ तक जनरल मुशर्रफ के खिलाफ भी उन्होंने नारेबाजी की। पुलिस पर हमले हुए, इलेक्शन पोस्टर जला दिए उन्होंने और टायर्स वगैरह भी जलाए। अपोजिशन ने कहा कि ये इस कत्ल की वजह से सिविल वार भी शुरू हो सकती है और एनालिस्ट ने अंदाज़ा लगाया कि इलेक्शन और ज़्यादा डिले हो जाएंगे। कराची, मुल्तान, पेशावर और सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। पुलिस ने भी टीयर गैस और डंडों का इस्तेमाल किया, बिलबोर्ड चले, हवा में फायरिंग हुई, ट्रैफिक ब्लॉक हुई और इसके साथ साथ कराची में 2 ऑफिसर्स गोली लगने की वजह से शदीद जख्मी भी हुए। बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद मुल्क भर में बहुत ज़्यादा हंगामा था। मुशर्रफ ने इन रॉयटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दिया और रेंजर्स ने शूट ऑन साइट का ऑर्डर जारी कर दिया। 28 दिसंबर को सिंध में सबसे ज़्यादा रॉयट्स किए गए, जिसके अंदर पेट्रोल पंप्स, गाड़ियाँ, ट्रेन सब कुछ जला दिया गया। 27 लोग इस हंगामे में मारे गए, जबकि 176 बैंक्स, 34 पेट्रोल पंप्स और ट्रेन सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया, जिसमें 28 स्टेशन, 13 इंजन और 60 ट्रेन जला दी गई। कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा लोग इन हंगामों का शिकार हुए और अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसके साथ साथ पॉलिटिशियंस के घर और ऑफिस को भी निशाना बनाया गया। बेनज़ीर के असैसिनेशन के बाद होने वाले 3 दिन के शटडाउन की वजह से कराची स्टॉक एक्सचेंज का KSE इंडेक्स 4.7% गिर गया। पाकिस्तानी रुपये भी 2001 के बाद सबसे ज़्यादा नीचे आया। पाकिस्तानी रेलवेज को 12.3 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा, जिसके अंदर 63 स्टेशन, 149 बोगीज और 29 लोकोमोटिव्स को 2 दिन के अंदर ही जला दिया गया। कराची को पहले 4 दिन में $1 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। बेनज़ीर भुट्टो ने अपनी विल के मुताबिक अपने हस्बैंड आसिफ अली जरदारी को अपना पॉलिटिकल सक्सेसर तय किया, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने अपने 19 साल के बेटे बिलावल भुट्टो को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया और खुद वाइस चेयरमैन के तौर पर रहे। 18 जनवरी 2008 ये वो डेट थी जो इलेक्शन कमीशन ने फिक्स की थी इलेक्शन के लिए। इस इलेक्शन का जब रिजल्ट आया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी मार्जिन से जीती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीतने की बड़ी वजह बेनज़ीर के असैसिनेशन के बाद आने वाली सिंपैथी वेव थी। इस चीज़ ने वोट शेयर और सीट्स दोनों में इजाफा किया। पाकिस्तान में लोग आमतौर पर समझते हैं कि आसिफ अली जरदारी, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के हस्बैंड है, उन्हीं का हाथ है बेनज़ीर के असैसिनेशन में।
क्योंकि बेनज़ीर की असैसिनेशन के बाद वो प्रेसिडेंट बने और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी उनका ही हुआ। लेकिन कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो ये बात करता है वो कभी कोई रियल सबूत नहीं दे पाया कि आसिफ अली ज़रदारी इस चीज़ के जिम्मेदार हैं। एक इंटरव्यू में आसिफ अली ज़रदारी ने इन तमाम इल्ज़ामात को रद्द किया और इन तमाम लोगों को शटअप कॉल भी दी। आसिफ अली ज़रदारी पर एक और इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने प्रेसिडेंट बनने के बावजूद अपनी बीवी बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन की तहकीकात सही तरीके से नहीं करवाई। BBC को मिले ऑफिशियल सीक्रेट हुकूमती डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक पुलिस की इंक्वायरी इतनी कमज़ोर थी कि ऐसा लग रहा था कि वो असल मुलजिमान को पकड़ना ही नहीं चाहते थे। सिर्फ छोटे लेवल पर रिसर्चरों को पकड़ा, लेकिन कोई बड़ा क्रैकडाउन इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर नहीं किया। उनकी इन्वेस्टिगेशन की खामियां यहाँ से भी साबित होती हैं कि जब 18 अक्टूबर 2007 को बेनज़ीर पर पहला हमला हुआ, उनकी मौत से 2.5 महीने पहले 2 सुसाइड बॉम्बर्स ने उनकी कॉन्वॉय को निशाना बनाया। बेनज़ीर तो उस हमले से बच गई, लेकिन 150,000 लोग उसमें मारे गए और ये पाकिस्तान में जिहादियों की तरफ से किया गया खूनी हमलों में से एक हमला था। उसकी इन्वेस्टिगेशन ही पुलिस सही तरीके से नहीं की। बेनज़ीर के कत्ल से जुड़ी सबसे मशहूर मौतों में से एक मौत खालिद शहनशाह की थी। खालिद शहनशाह दरअसल बेनज़ीर भुट्टो का बॉडीगार्ड था और जिस दिन वो रावलपिंडी में अपनी लास्ट स्पीच कर रही थी, उस दिन भी खालिद शहनशाह उनके साथ ही था। उसकी एक मोबाइल से रिकॉर्ड की गई वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी, जिसमें उसकी हरकतें कुछ सस्पिशियस नज़र आ रही थी। उसने अपना सर सीधा रखा, नजरें बेनज़ीर भुट्टो की तरफ की और सर काटने का इशारा किया। कुछ लोगों के मुताबिक वो एक स्नाइपर को अलर्ट कर रहा था कि बेनज़ीर को बॉडी के ऊपर सर पर गोली मारी जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि बेनज़ीर भुट्टो ने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनी हुई थी। 22 जुलाई 2008 को कराची में उसके घर के बाहर 2 मोटरसाइकिल सवारों ने उस पर गोलियां चलाई और उसे मार दिया। बाद स्टेट प्रोसिक्यूटर चौधरी जुल्फ़िकार को निशाना बनाया गया। वो एक हिम्मती वकील के तौर पर जाने जाते थे। उन्होंने अपने एक दोस्त को फ़ोन करके बताया था कि वो बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल केस में काफ़ी आगे बढ़ गए हैं। 13 मई 2013 को जब वो इस्लामाबाद में केस की हेयरिंग के जा रहे थे तो उन्हें सड़क पर ही गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर कत्ल केस के अंदर सिर्फ 2 पुलिस अफसरान को सजा मिली। उन पर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने क्राइम सीन को पानी से धुलवाया था, लेकिन लोगों के मुताबिक कोई भी पुलिस ऑफिसर खुद से कुछ नहीं करता जब तक उसे ऊपर से हुक्म ना मिले। यानी लोगों के मुताबिक इस केस के अंदर पाकिस्तान का डीप स्टेट इन्वॉल्व था। 18 साल बाद भी बेनज़ीर का असल कातिल या मास्टरमाइंड कंफर्म नहीं हुआ। जस्टिस प्रोसेस स्लो और इनकम्प्लीट रहा। इस केस ने पाकिस्तान के जस्टिस और इन्वेस्टिगेशन सिस्टम पर सवाल उठाया। मतलब 2025 में भी ये केस एक मिस्ट्री बना हुआ है और एक अनसॉल्व केस के तौर पर इसको देखा जाता है। डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो इस केस के रिलेटेड आई, जैसे कि कुछ लोगों के मुताबिक ये एस्टेब्लिशमेंट का खेल था, कुछ के मुताबिक एक अंदरूनी साजिश थी और कुछ लोगों के मुताबिक बेनज़ीर का झुकाव वेस्ट की तरफ ज़्यादा था तो टेररिस्ट ने इन पर अटैक किया। लेकिन कोई भी एक मास्टरमाइंड इस चीज़ के लिए कंफर्म नहीं हुआ। आप लोगों के मुताबिक बेनज़ीर का असल कातिल कौन था, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आपकी क्या POV है इसके ऊपर मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह किसी केस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड पीस आउट।